होंडा सिविक एक्स आईवीटेक। अब सिविक एक्स का मतलब तो हम सबको ही पता है, पाकिस्तान की नेशनल गाड़ी। तो आईवीटेक का क्या मतलब है? आईवीटेक की एब्रीविएशन होती है इंटेलिजेंट वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट कंट्रोल। अब इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट कंट्रोल और एक है वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। ये जो वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग है ना, ये वही चीज़ है जो आपको कोरोला के अंदर भी मिलती है वीवीटीआई के नाम के भी, जिसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग इंटेलिजेंस। तो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, मतलब यही है कि वॉल्व की जो टाइमिंग्स हैं वो वेरी कर रही हैं कॉन्टीन्यूसली। इसका मतलब ये है कि पर कंबस्शन जिस तरह से इंजन के अंदर कंबस्शन हो रही है, उसी के हिसाब से उसके जो एग्जॉस्ट के और इनटेक के वॉल्व्स हैं ना, उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि कंबस्शन ऑप्टिमम हो। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट कंट्रोल जो सेकंड पार्ट है ना, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन पहले एक चीज़ समझें कि जो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, आप एक हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली आपने पूरा लिफ्ट ही कर देना है वॉल्व, तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है इंजन के अंदर? उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि इंजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर का जो फ़र्क पड़ रहा है, मतलब एयर के प्रेशर का फ़र्क आ रहा है, एयर ज़्यादा आ रही होगी या कम आ रही होगी। तो इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, वो ये है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना और जो पावर है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आपने गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट बनानी हो ना, तो फिर आपको अपनी पावर कम करनी पड़ती है, और अगर आपने गाड़ी को पावरफुल बनाना है तो फिर आपको फ्यूल एफिशिएंसी इग्नोर करनी पड़ती है। और यही एक लॉ चल रहा है सारी गाड़ियों के अंदर। लेकिन 1989 के अंदर होंडा के इंजीनियर्स ने कहा नहीं, हमें छोटे इंजन से ज़्यादा पावर चाहिए, क्योंकि हम जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो सीसी के हिसाब से पड़ते हैं। तो हमें एक छोटे इंजन चाहिए जो कि आपको ज़्यादा पावर दें और उनके ऊपर टैक्सेशन भी ऑब्वियसली कम होता है, एक्सपोर्ट ईजी हो जाए। तो फिर 1989 के अंदर पहली दफ़ा होंडा के इंटीग्रा के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, जिसका इंजन उस टाइम पे भी 160 bhp बना रहा था, जो कि बड़ी डिसेंट थी उस टाइम के लिहाज से। अब जब उन्होंने ये अचीव करने की कोशिश की तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ्यूल एफिशिएंसी और पावर चूँकि इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इनको बैलेंस किस तरह से करें। तो ये बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कैम शाफ्ट डिज़ाइन की। अब कैम शाफ्ट क्या होती है? कैम शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जिसके ऊपर डिफरेंट कैम्स लगे होते हैं या लोब्स लगे होते हैं, और वो जो पिस्टन्स होते हैं उनके डायरेक्टली ऊपर लगी होती है। मतलब उसी के थ्रू ही सारी जो वॉल्व्स होती हैं उनकी इनटेक और एग्जॉस्ट वगैरह कंट्रोल हो रही होती हैं। तो कैम शाफ्ट के साथ अगर आपने थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर दी ना, तो आप, इसका मतलब है कि आप अपने इंजन के साथ डायरेक्टली छेड़खानी कर रहे हैं और इंजन को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर दो आपके ऐसे लोब्स हैं और ये आपके दो वॉल्स हैं, ये इनको ओपन कर रहे हैं और गाड़ी नॉर्मली चल रही है, फिर ओपन कर रहे हैं एक साइकिल के बाद पूरा घूम के, फिर गाड़ी चली जा रही है। लेकिन तीन कब यूज़ होंगे? तीन तब यूज़ होंगे, कभी आपने सिविक एक्स चलाई हो ना, तो आपने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब उसका आरपीएम जाता है ना 5-5.5 हज़ार आरपीएम से क्रॉस करता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा हिट मिलती है। और यही वजह है कि 100 से 110 पे जाके तकरीबन उसका 5.5 हज़ार आरपीएम होता है, और इतने आरपीएम पे तो ग्रैंडी आ गई होती है। और उसके बाद सिविक निकलती है जब उसका वीटेक किक इन करता है। तो वीटेक कब किक इन करता है? जब उसकी जो पावर परफॉर्मेंस होती है ना, वो 5-5.5 हज़ार आरपीएम को क्रॉस कर गई होती है। ये एक बेंचमार्क रखा था होंडा के इंजीनियर्स ने कि जब गाड़ी इतने आरपीएम पे चले जाएगी तब आपको फील होगा कि आपका पेडल भी थोड़ा सा हार्ड हो गया और गाड़ी एकदम पावर के अंदर आ गई और सही ज़रा जोर मार रही है। तो 5-5.5 हज़ार आरपीएम पे ऐसा क्या होता है कि कैम लोब्स जो तीन है वो तीनों के तीनों एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वॉल्स तो दो हैं, तो तीन काम किस तरह से करते हैं? उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जब 5-5.5 हज़ार आरपीएम जाएगा, आपके इंजन के अंदर ऑयल का जो प्रेशर होगा ना, इंजन ऑयल का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब वो ऊपर जाता है सिलेंडर हेड्स वगैरह वाली साइड के ऊपर, तो वहाँ जाके इंजन के प्रेशर की वजह से एक हाइड्रोलिक डिस्क होती है, एक रॉड होती है बेसिकली, जो कि ये दो लोब्स हैं और बीच में जो तीसरा लोब है वो फ्री है। तो ये उन तीनों को इस तरह से लॉक कर लेती है, मतलब अब वो तीनों एक ही पोजीशन के अंदर आ गए हैं। उससे क्या होता है कि जब गाड़ी का 5-5.5 हज़ार आरपीएम के बाद जब वो जाके तीनों लॉक हो गए हैं, तो सेंटर वाला जो रॉकर आर्म होता है ना, जो लोब के साथ लगा होता है, वो थोड़े बड़े साइज का होता है। मतलब अब तीनों लॉक हो गए हैं। पहले छोटे सरफेस एरिया के जो रॉकर आर्म्स थे उसकी वजह से लोब्स जो थे जब वो आते थे तो वॉल्स कम ओपन होते थे। लेकिन जब वो जो बीच वाला रॉकर आर्म है, वो जो बड़े वाला था, वो साथ उसके अटैच हो गया, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए जो वॉल्स हैं वो खुल रहे हैं और ज़्यादा टाइम के लिए बंद हो रहे हैं। नॉर्मली होंडा की गाड़ी के अंदर ये एग्जॉस्ट के ऊपर ही लगा होता है। अब आपको समझ आएगी कि जो इंजन के साथ लिखा होता है ना सॉक और डॉक, मतलब सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, कुछ गाड़ियों के अंदर एक ही कैम शाफ्ट होती है, कुछ के ऊपर दो कैम शाफ्ट होती हैं, डॉक जिसको कहते हैं डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। सो ये मतलब होता है सॉक और डॉग का। अब जो डॉग गाड़ियाँ होती हैं ना, उनकी पावर यूजुअली सॉक गाड़ियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि दो कैम शाफ्ट्स हैं, दो लोब्स हैं, ज़्यादा ऑप्टिमम उसके अंदर कंबशन वगैरह होगी, तो ज़्यादा गाड़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी। लेकिन अब जैसे सिविक एक्स के बाद जो टर्बो आ गई और अब तो नई वाली 11 जेन के अंदर सारी टर्बो हैं, तो टर्बो के अंदर आपको दो कैम शाफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जिस तरह बताया, दो एक तरफ होते हैं वॉल्व्स और दो दो तरफ होते हैं। तो नॉर्मली जो वीवीटीआई या आईवीटेक होता है ना, वो एग्जॉस्ट वॉल्व के ऊपर लगा होता है।
तो जब आपको आपका जो इनटेक के ऊपर आपको वीवीटीआई करने की या आईवीटेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब टर्बो चार्ज है तो टर्बो ने इटसेल्फ इतना प्रेशर बना दी है कि इंजन के अंदर वो रश करके हवा आ रही है और उसको ज़रूरत नहीं पड़ी उसको ऑप्टिमाइज़ करने की, क्योंकि टर्बो का अपना बूस्ट जो पीएसए है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब इंजन के अंदर इतना प्रेशर आ जाएगा, इंजन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और यही वजह है कि टर्बो के जो इंजन होते हैं उनके अमाउंट्स वगैरह जल्दी फारिग होते हैं और इंजन की भी अंदर भी नॉकिंग वगैरह जो चीज़ें आ जाती हैं वो इसीलिए कि उसके इंजन के अंदर प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा होता है। फिर जब आप उसके साथ जो आईवीटेक की टेक्नोलॉजी या वीवीटीआई जब आप उसको मैप कर देते हैं, उसका मतलब ये कि एग्जॉस्ट को सिर्फ आप वेरी कर रहे हैं, वेरिएबली और इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट कर रहे हैं होंडा के केस के अंदर, तो एग्जॉस्ट गैसेस भी उतनी ही स्मूथली निकल रही हैं जितनी स्मूथली टर्बो अंदर स्पूल करके एयर को इनफ्लो कर रहे हैं। और जब तीनों रॉकर्स लॉक हो जाएंगे तो उसके बाद जब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वॉल्व खुलेगा तो उसका मतलब है ज़्यादा हवा आ रही है। अब ज़्यादा हवा आ रही है तो जो ईएफआई सिस्टम है, इंजेक्टर है गाड़ी का, उसको समझ आ जाती है उसके ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू कि गाड़ी के अंदर कितनी कंबशन हो रही है, हवा ज़्यादा आ रही है, अनबर्न्ड ऑक्सीजन बाहर जा रही होगी, कैटालिटिक कन्वर्टर सेंस करेगा ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू, फिर वहाँ से जाके वापस ईसीयू को प्रोग्रामिंग जाएगी कि यार हवा जो है ना वो बगैर चले थोड़ी सी बाहर जा रही है तो ज़्यादा फ्यूल थोड़ा सा अंदर फेंको, एयर फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा डेंस होगा, उससे कंबस्टन ज़्यादा प्रॉपर होगी और गाड़ी को एक किक मिलेगी इंस्टेंट। और यही वजह है कि 100-120 पे जाके आपकी जो सिविक एक्स है वो ग्रैंडी को ऐसे शू करके निकल जाती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आईवीटेक चीज़ क्या है और वीवीटीआई क्या चीज़ है। और एक और बात लास्टली मैं आपको फाइनल क्लियर कर देता हूँ कि आईवीटेक वीवीटीआई से बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आईवीटेक में आपको साथ इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट कंट्रोल भी मिल जाता है। वॉल्व की टाइमिंग तो दोनों के अंदर ही वेरी हो रही है। जो हम मैं बात कर रहा था आपको कि दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों के ऊपर जो वेरी कर रही होती है टाइमिंग, आपको सिर्फ ये जो ग्रैंडी है ना उसके केस के अंदर या आर्टिस्ट के केस के अंदर जिसके साथ लिखा होता है ना फेंडर के ऊपर डुअल वीवीटीआई, इसका मतलब ये है कि इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों के जो कैम शाफ्ट्स हैं उसके ऊपर इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है कि उसकी इनटेक भी ऑप्टिमाइज है और जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसका फ्लो भी ऑप्टिमाइज्ड है। मैंने कोशिश की है जो आईवीटेक और वीवीटीआई आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर स्टिल कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसके रिप्लाई कर दूँ। और इसके साथ अगर इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।